ये जो दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, ये दार्शनिक सिद्धांत आपके आचार्य वसुबंधु के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जैसा हमने कल चर्चा किया था कि विज्ञानवादी आचार्य हैं वसुबंधु, जो आरंभिक रूप से क्या थे, वैभाषिक थे, सर्वास्तिवादी थे। कालांतर में ये क्या हो गए, विज्ञानवादी हो गए। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि या विज्ञप्ति मात्रता, जो इनका प्रमुख ग्रंथ है, उसको दो भागों में हम लोग देखते हैं। एक तो हम लोग जिसको कहते हैं विंशतिका और एक त्रिशिका। तो विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि जो इनकी प्रमुख पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके दो भाग हैं, विंशतिका और त्रिशिका। तो ये जो दो भागों में हमें दिखाई देता है, इसी में ये जो दार्शनिक अवधारणा है विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई है। तो ये अवधारणा मूल रूप से है क्या, प्रस्तुत वसुबंधु ने किया है, दो भागों में दिखाई देती है, ये भी बता दिया गया। और मूल ग्रंथ इनका विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि के ही नाम से है, जिसमें ये अवधारणा दी गई है। तो यहाँ विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, तो यहाँ जो मात्र पद दिया गया है, जैसा कि आप लोग के सेकेंडरी पुस्तकों CD शर्मा आदि में भी इसको उल्लेखित किया गया है कि यहाँ पर जो मात्र पद का अर्थ है वह है कि बाह्य अर्थों का निषेध। तो स्पष्ट है कि यह जो मूल विज्ञानवादी थे वो क्या थे, निरपेक्ष विज्ञानवादी, यानी एकमात्र विज्ञानों की ही सत्ता स्वीकार कर रहे थे। तो स्पष्ट है कि इनके लिए एक प्रमुख, जिसको कहते हैं चैलेंज था, क्या, बाह्य अर्थ। जो बाह्य अर्थ हैं उनको किस प्रकार से निगेट किया जाए, किस प्रकार से अस्वीकार किया जाए। तो ये चैलेंज जो है, जो विज्ञानवादियों के समक्ष था, उसको ही एड्रेस किया गया है इस दार्शनिक सिद्धांत के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि। और यहाँ मात्र पद का अर्थ है बाह्य अर्थों का निषेध। ठीक है, तो ये जो दार्शनिक अवधारणा है, ये आप लोग समझ गए कि यहाँ पर किस दार्शनिक अवधारणा के संदर्भ में अभी विवेचना होने वाली है। कुछ सामान्य जिसको कहते हैं दृष्टांत जो प्रस्तुत किए गए हैं, इनकी चर्चा इन जनरल होती है, जो विज्ञानवादियों ने भी कहा है कि जैसे वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है पीलिया रोग से ग्रस्त हो गया है, तो उसको सभी वस्तुएं पीली दिखाई देती हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हमारे नेत्र में जब दोष होता है, इसको मोतियाबिंद कहते हैं, कि एक चंद्र के स्थान पर हमें दो चंद्र दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसी दृष्टांतों का उपयोग करके वह एक साम्यानुमान प्रस्तुत करते हैं, एनालॉजी करते हैं, कि वो कहते हैं उसी प्रकार अविद्याग्रस्त प्राणियों को भी बाह्य अर्थों की प्रतीति हो रही है। ठीक है, जो अविद्या से ग्रस्त प्राणी हैं उन्हें भी बाह्य अर्थों की प्रतीति हो रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि जो बाह्य अर्थ है वह क्या है, नितांत असत है, परिकल्पित है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जगत की स्थिति नितांत असत मान ली गई है, परिकल्पित मान ली गई है। तो ये अपने आप में देख रहे होंगे कि एक विशिष्ट स्थिति है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर हम लोग अद्वैत दर्शन की भी बात करें, आदि गुरु शंकराचार्य की, तो जगत को क्या कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। लेकिन मिथ्या क्या है, पारमार्थिक रूप से मिथ्या है, व्यवहारिक रूप से तो क्या है, सत्य है, पारमार्थिक रूप से मिथ्या है। इसी प्रकार अगर हम शून्यवादियों में आएंगे, अभी जैसे शून्यवादी हम इसके बाद एड्रेस करेंगे, तो वो भी जगत के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, संवृत्ति, संवृत्ति पद का उपयोग करते हैं। तो ये भी जो है जगत को मिथ्या संवृत्ति के रूप में देख रहे होते हैं। तो मतलब एक प्रकार की जिसको प्रतीति कहते हैं जो है। और मूल, जैसे हम लोग ने बौद्धिज्म के मूल दार्शनिक विचारों से जहां से आरंभ किया था, तो उन्होंने भी संसार के जागतिक पदार्थों को क्या कहा है, प्रातीतिक कहा है। न सत कहा है, न असत कहा है, न शाश्वत कहा है, न उच्छेद कहा है। ठीक है, इनकी सत्ता व्यवहारता ही है, बार बार कहा जा रहा था ना। तो इन सब की अवधारणा तो यहाँ तक थी, लेकिन आप देखिए कि कितने एक्सट्रीम पे जा रहे हैं विज्ञानवादी। कि विज्ञानवादी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ठीक है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह जगत जो है, या जो बाह्य अर्थ हैं, ये जो जगत है, जो बाह्य अर्थ है, ये जो जगत है, ये जो बाह्य अर्थ है, वह क्या है, नितांत असत है, नितांत असत।
परिकल्पित है। ठीक है, तो अब देखिए कि एक एक्सट्रीम पोजीशन है इनकी। तो ये सारी चीजें आप लोग अंडरलाइन करते रहिए कंपैरिजन कर करके। वैसे हम इसके बाद औपनिषदिक दर्शन, गीता दर्शन और अद्वैत दर्शन, जैसे हमने कहा था जो लोग नहीं होंगे क्लास में, कि इसके बाद हम 2-3 टॉपिक कंटिन्यूटी में इंडियन फिलॉसफी की पढ़ाएंगे, ताकि थोड़ा सा रिदम बन जाए आपका, जिसमें हम औपनिषदिक दर्शन, गीता दर्शन और इसके बाद अद्वैत दर्शन, और अद्वैत दर्शन के जो विभिन्न संप्रदाय थे, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, ठीक है, इन सारे विशिष्टाद्वैत, इन सारी चीजों की अवधारणा हम लोग स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ये सभी चीजें मिलती जुलती हैं। क्योंकि इनके बौद्धिज्म के ऊपर भी ये आक्षेप लगता है कि इनका दर्शन मूलतः उपनिषदों से ही लिया गया है। जैसे हम लोग ने कहा कि इनका जो नैरात्मवाद है वह औपनिषदिक आत्मवाद का खंडन नहीं है, क्योंकि औपनिषदिक दर्शन में या अद्वैत दर्शन में जिसे विशुद्ध साक्षी या दृष्टा के रूप में माना गया है, विशुद्ध चैतन्य स्वरूप के रूप में माना गया है, वही अपरोक्षानुभूति गम्य स्वानुभूति गम्य निर्वाण है इनके लिए। ठीक है, उसी को वो निर्माण के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अवधारणाएं वह औपनिषदिक दर्शन से ही ले रहे होते हैं, और इसीलिए फिर इसका इंटरप्रिटेशन जब अद्वैत वेदांती करते हैं, अनेक प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो कई लोग इनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि वो क्या है, छद्म बौद्ध है। तो आप देख रहे हैं कि अब तो आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा कि क्यों ये आक्षेप लगता है, और बहुत सारी चीजें आगे चल के और अवधारणाएं आपको स्पष्ट होंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जिसकी चर्चा हम लोग ने कर दी, कि ये जगत को नितांत असत या परिकल्पित के रूप में स्वीकार कर रहे होते हैं। तो अब इनके लिए ये आवश्यक हो गया कि इसकी सिद्धि की जाए, यानी जो बाह्य अर्थ हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बाह्य अर्थों की कोई सत्ता नहीं है, ये नितांत असत है, परिकल्पित हैं, इसकी सिद्धि की जाए और इसके लिए तर्क प्रस्तुत किए जाए। तो ये तर्क किसने प्रस्तुत किया? वसुबंधु ने प्रस्तुत किया। कहाँ प्रस्तुत किया? विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि टॉपिक में इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसी अवधारणा को हम लोग अब ये क्लास में आज के समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम लोग ने स्पष्ट किया था यहाँ कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी में भी, कि मूल क्या कर रहे होते, प्रत्ययवाद का खंडन कर रहे होते। तो वहाँ वो प्रत्ययवाद का खंडन कर रहे होते हैं, और प्रत्ययवाद के आधारित अवधारणा के रूप में किसको पकड़ते हैं? बर्कले को पकड़ते हैं, और कहते हैं कि एस टेस परसिपाई को ले लो, एस टेस परसिपाई को ले लो, और फिर दिखाओ कि यहाँ पर इसका विश्लेषण करो, और फिर यहाँ दिखाओ कि किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो इस आधार पर वह प्रत्ययवाद का खंडन कर रहे होते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एक प्रकार से हम लोग प्रत्ययवाद या एक प्रकार से विज्ञानवाद की स्थापना करते जा रहे हैं, और बाह्य अर्थ नितांत असंत है, परिकल्पित है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसको हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। एक प्रकार से हम लोग रियलिज्म का खंडन करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए कि किस प्रकार से चीजें, दर्शन सभी के लिए खोल के रखा जाता है, सभी के लिए खुला हुआ है, जो चाहे जो आए अपना तर्क प्रस्तुत करे और उसकी विवेचना करे। हम लोग का काम बढ़ा देते हैं, हम लोग इसी में दार्शनिक चिंतन करते रहते हैं, प्रश्न बनते रहते हैं, क्वेश्चन होता रहता है, दार्शनिक विवेचना चलती रहती है। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, वही हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब ये वसुबंधु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आखिर हम अगर विवेचित करें, विश्लेषित करें, तो हमें यह दिखाई देता है कि जो बाह्य अर्थ हैं उनकी जो सत्ता सिद्ध की जाती है या स्वीकार की जाती है, वह 4 तर्कों के आधार पर की जाती है, जो आप लोग की पुस्तकों में भी दिया है, मूल ग्रंथों में भी इनके मिलेगा। वो कहते हैं कि ये 4 तर्क कौन से हैं? देश नियम, काल नियम, संतान अनियम और कृत्य क्रिया। ये 4 प्रकार के तर्क बाह्य अर्थों या जो है बाह्य अर्थों के स्वीकृति में प्रस्तुत किए जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर बाह्य अर्थों की सत्ता को सिद्ध किया जाता है। तो अगर हम इसकी विवेचना करें और फिर हम इसको दिखा दें कि किस प्रकार से यह जो इन 4 तर्कों के आधार पर बाह्य अर्थों की स्वीकृति की जा रही है,
वह ठीक नहीं है, तो इस प्रकार से हम बाह्य अर्थों की सत्ता को खंडित कर सकते हैं, उसको निगेट कर सकते हैं, उसको नितांत असत कह सकते हैं, परिकल्पित कर सकते हैं, जो इनका लक्ष्य है। ठीक है, तो अब पहले तो हम ये समझ लें कि ये 4 तर्क जो कहे जा रहे हैं, देश नियम, काल नियम, संतान नियम, क्रिया, इसका अभिप्राय क्या है। दो तो आपको थोड़ा स्पष्ट हो रहा होगा, देश नियम, काल नियम, तो यह आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि बाह्य अर्थ इसलिए स्वीकार किया जाता है, जो बाह्य अर्थों को हम इसलिए मानकर चलते हैं क्योंकि यह किसी देश विशेष यानी किसी नियत स्थान में और किसी काल विशेष यानी किसी नियत समय में देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अभी बैठे हैं तो हम बाह्य अर्थ के रूप में, जैसे हमारे सामने कंप्यूटर भी है और टेलीविजन भी है, तो ये जो बाह्य अर्थ है इसलिए हम इसको स्वीकार के चल रहे हैं क्योंकि ये किसी देश विशेष, जिस दीवार पे ये लगा हुआ है उस देश विशेष और किसी काल विशेष में जो है इसकी सत्ता है। तो काल विशेष तो है, जब तक ये टंगा है तब तक चल ही रहा है इसका काल, जिस दिन खराब हो जाएगा उतार के फेंक दिया जाएगा, कबाड़ी में बिक जाएगा, इसका समय निकल जाएगा। तो अभी हम इसलिए मानकर चल रहे हैं क्योंकि ये एक नियत स्थान में है और नियत समय में है, तो एक तो इसलिए माना जाता है बाह्य अर्थों की सत्ता। ठीक है, फिर तीसरा एक जो बिंदु कहा जाता है संतान अनियम। संतान अनियम के का अभिप्राय ये कहा जाता है कि हमें जो है चीजें जो है एक तांता में दिखाई देती है। इस संतान कहते हैं कंटिन्यूटी, मतलब अगर कोई चीज बाह्य अर्थ है तो एक कंटिन्यूटी में हमें उसकी का अनुभव हो रहा होता है। तो इसीलिए अनुभव हो रहा होता है क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। अगर वह एग्जिस्ट नहीं करता तो इस प्रकार से हमें कंटिन्यूटी में उसकी अनुभूति नहीं हो रही होती। तो यहाँ पर यही प्रश्न आता है कि जो संतान अनियम का संदर्भ है, यह प्रूफ कर रहा होता है कि बाह्य अर्थ की सत्ता है। तो अब किस प्रकार से फिर इसको वो खंडित करते हैं कि इसके आधार पर भी हम बाह्य अर्थों की सत्ता नहीं मान पाएंगे, वो अभी हम लोग देखते हैं। और लास्ट वाला एक और समझ लें पहले, जिसको वो कहते हैं कृत्य क्रिया, यानी जो भी बाह्य अर्थ जिनको हम स्वीकार के चलते हैं, इसलिए भी स्वीकार के चलते हैं क्योंकि एक प्रकार से ये हमारे अंदर प्रवृत्तियों को पैदा करता है, यानी जिसको कहते हैं कि क्रिया प्रवृत्ति को पैदा करता है, तो इसी को कहते हैं कृत्य प्रवृत्ति। जैसे बाह्य अर्थ रखा है, जल रखा है, अगर हमें प्यास लगी है तो हमारे अंदर कृत्य क्रिया पैदा करता है, हमारे अंदर प्रवृत्ति पैदा करता है कि हम जाएं और जल को उठाएं, अपनी पिपासा को शांत करें। तो यह भी इसीलिए हो पाता है क्योंकि हम जो है बाह्य अर्थ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हो पाता है। तो ये सभी जो 4 प्रकार के तर्क हैं, ये वस्तुवादियों के द्वारा दिए जाते हैं बाह्य अर्थों की सत्ता के संदर्भ में, कि बाह्य अर्थ हैं क्योंकि देश नियम, काल नियम, यानी किसी देश विशेष, नियत स्थान, नियत समय पर देखे जाते हैं। और संतान अनियम का अर्थ है कि इनको हम कंटिन्यूटी में देख रहे होते हैं, इसलिए कंटिन्यूटी में देख रहे होते हैं क्योंकि बाह्य अर्थ की सत्ता होती है। और कृत्य क्रिया की यह जो है हमारे अंदर एक प्रकार के प्रवृत्ति सामर्थ्य को या क्रिया सामर्थ्य को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि बाह्य अर्थों की सत्ता है। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि वसुबंधु इनके अगेंस्ट कौन से तर्क प्रस्तुत करते हैं। ये 4 प्रकार के बिंदु को तो वो उकेड़ देते हैं। जो चारों बिंदु किसके संदर्भ में है? आपके वस्तुवादियों के संदर्भ में है। वस्तुवादी क्यों बाह्य अर्थों की सत्ता को स्वीकार कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वसुबंधु इसके विरुद्ध अपने तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। तो एक एक तर्क को वो उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि देश नियम और काल नियम, यानी किसी नियत स्थान पर किसी नियत समय पर कोई वस्तु देखी जा रही है, तो इसका अभिप्राय यह है कि वह बाह्य अर्थ एग्जिस्ट करता है, बाह्य अर्थ के रूप में होता है, इसीलिए देश विशेष और काल विशेष में वो एग्जिस्ट करता है और सभी पदार्थ सभी उसको जो है देख पा रहे होते हैं। तो इसके लिए वो एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं स्वप्न का। वो कहते हैं कि नहीं, इसके आधार पर हम केवल बाह्य अर्थों की सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वह एक नियत स्थान और नियत काल में देखे जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि स्वप्न में भी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं
तो वह भी किसी नियत काल और नियत स्थान पर ही देखा जाता है। जैसे निपुण देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप जो है होने वाला है और वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, और उनके स्वप्न में आया, अभी फाइनल हुआ नहीं है क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप ही नहीं हुआ है, अभी होने वाला है, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा क्रिकेट देखते हैं तो इनको एक दिन स्वप्न आया कि फाइनल में वो बैठे हुए हैं जहां पर डिसाइड हुआ है यही फाइनल खेला जाएगा। तो वहां पे बैठे हैं और जो है अपना तालियां बजा रहे हैं, इंडिया फाइनल में। अब वसुबंधु यही कह रहे हैं कि भाई ये जो आप देख रहे हो ये भी तो किसी नियत स्थान और नियत समय पे देख रहे हो, तो क्या इसके आधार पे हम मान लें क्या कि वो चीज हो रही है, परिघटित हो रही है, वो चीज एग्जिस्ट करती है? तो कहे कि इस आधार पे हम जो है हम नहीं मान सकते। इस आधार पे हम बाह्य अर्थों की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो स्वप्नगत पदार्थों की सत्ता को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहे नहीं कि इस आधार पर भी हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि स्वप्न में भी ऐसा परिघटित होता है। इसी प्रकार जो संतान अनियम का संदर्भ आता है तो वो कहते हैं कि इसको भी स्वप्न के आधार पे ही काटने की कोशिश करते हैं वसुबंधु। वो कहते हैं कि संतान अनियम यानी अनेक लोगों के द्वारा किसी चीज को जो एक साथ देखा जा रहा होता है कंटिन्यूटी में, वह क्यों संभव हो रहा होता है। तो कहते हैं कि ऐसा स्वप्न में भी संभव होता है और इसको हम निगेट नहीं कर सकते कि एक ही प्रकार का स्वप्न कई लोग एक साथ देख लें, इसको भी हम निगेट नहीं कर सकते। इसकी भी संभावना बनी रहती है क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही परिवार में दो तीन लोग एक ही प्रकार का स्वप्न एक ही समय देख लेते हैं। तो कभी कभी जैसे कोई घटना किसी घर में परिघटना घटित हुई है, मान लीजिए कोई बहुत नियर एंड डियर वन था जो चला गया, तो उसके 2-3 दिन लोगों के मन में वो सारी चीजें चलती रहती हैं। तो कभी कभी 2-3 लोग जैसे भाई बहन बंधु या कोई रिश्तेदार सभी लोग उनको स्वप्न में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक साथ देखते हैं कि वो आए थे, वो ऐसे कह रहे थे, वो कर रहे थे। तो कहते हैं कि ये संभव है और इसको हम निगेट नहीं कर सकते कि एक साथ कई लोग जो है एक ही प्रकार के स्वप्न को देख लें। तो हम इस आधार पर भी जो संतान अनियम का संदर्भ आ रहा है, इस आधार पर भी हम बाह्य अर्थों की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो वह तर्क संगत नहीं है। तो एक प्रकार से वह यहाँ पर भी ये सारी चीजों को व्याख्यायित करते हैं और बाद में हम थोड़ा सा इसको और विश्लेषित विवेचित करेंगे कि यहाँ पर एक और अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। अभी आगे डिटेल में स्पष्ट करेंगे, अभी केवल बोल के निकल रहे हैं संतान नियम के संदर्भ में, जिसको कहते हैं कर्म फल विपाक। एक अवधारणा है कर्म फल विपाक। तो कर्म फल विपाक क्या होता है कि इसलिए कहते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि अगर कोई हाथी चल के आ रहा है और कई लोग उस हाथी को एक साथ चलते हुए आके देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो संतान नियम की अवधारणा के आधार पर जो वस्तुवादी हैं ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि रियल हाथी एग्जिस्ट करता है। तो ये कहते हैं कि ये एक तो ये तर्क दे रहे होते हैं कि भाई एक ही प्रकार का स्वप्न कई लोग देख लें यह संभव नहीं है। दूसरा एक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं कर्म फल विपाक का। वो कहते हैं कि एक ही प्रकार की वासना का जो प्रस्फुटन है और जो परिपक्वता में होकर वो परिपक्वता को प्राप्त करके एक ही प्रकार की वासना जो है वह प्रस्फुटित हो रही होती है, उसका विपाक हो रहा होता है। ठीक है, उसका विपाक हो रहा होता है। तो एक ही प्रकार की वासना जो कई लोगों में एक साथ होती है, उसका जब विपाक हो रहा होता है तो उस विपाक के परिणाम स्वरूप कई लोग एक साथ एक हाथी को चलता हुआ देख रहे होते हैं कि वो हाथी उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। तो ये जो कर्म फल विपाक एक साथ कई लोगों में हो रहा होता है, इसके आधार पर भी हम ऐसा गेस करने लगते हैं या ऐसा हम निष्कर्ष निकालने लगते हैं कि बाह्य अर्थ की सत्ता है, पर किसी बाह्य अर्थ की सत्ता नहीं है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। और इसी प्रकार जो वो चौथा तर्क देते हैं जिसको कृत्य क्रिया कहते हैं, तो उसे भी मूलतः स्वप्न के आधार पर ही खंडित करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि स्वप्न में भी जो स्वप्नगत जल होता है
वह हमारी पिपाशा को शांत करने में सक्षम होता है। या स्वप्नगत जो पिपाशा होती है, पिपासु व्यक्ति होता है जिसे पिपाशा या जिसे प्यास लगी रहती है, वह भी पानी को देखकर क्या होता है, क्रियाशील हो जाता है। या स्वप्नगत सर्प जो है हमें भय में डाल देता है, डालता है कि नहीं डालता है? तो डालता है, तो क्या इस आधार पे हम स्वप्नगत पदार्थ की सत्ता को स्वीकार कर लें? क्या हम बाह्य अर्थ की सत्ता को स्वीकार कर लें? तो क्या नहीं, इस आधार पर, प्रतिक्रिया के आधार पर भी हम बाह्य अर्थों की सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार इन्होंने चारों तर्कों को एक एक करके खंडित करके इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि नहीं, बाह्य अर्थों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये नितांत असत्य है, परिकल्पित। अब देखिए यहीं पे ये तो आरंभिक रूप से इन्होंने एक एक करके एक एक पॉइंट को उठाया और उसको निगेट करने की कोशिश की, लेकिन फर्दर जो है अनेक प्रकार के आक्षेप को उठाकर उन्होंने इसको और व्याख्यायित करने की कोशिश की। ठीक है, अब एक एक करके हम उन बिंदुओं को उकेरते हैं जो वो वस्तुवादियों की तरफ से उठाते हैं, और फिर उसकी विवेचना विश्लेषण में वह अपने इस विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि की अवधारणा का और स्पष्टीकरण कर रहे होते हैं। जैसे वो कहते हैं कि यदि वस्तुवादी यह कह दें कि स्वप्न पदार्थ जो है वह मन की कला है, मन की कल्पना है, और जो जागतिक पदार्थ होते हैं वह वास्तविक होते हैं, और हम कहें कि इस आधार पर हम कहें कि ये जो सारी बातें बार बार स्वप्नगत पदार्थों को लाकर या स्वप्न का दृष्टांत प्रस्तुत करके देश नियम, काल नियम, संतान नियम, प्रतिक्रिया आदि को खंडित करके बाह्य अर्थों की सत्ता को निगेट करने की कोशिश की जा रही है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि जो स्वप्नगत पदार्थ होते हैं वह मानसिक कल्पना होते हैं, और जो जागतिक पदार्थ होते हैं वह वास्तविक होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? तो इस क्वेश्चन को रेस करके वसुबंधु स्वयं कहते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न यदि वस्तुवादियों के द्वारा उठाया जाए तो वह ठीक नहीं है। और इसके स्पष्टीकरण में वसुबंधु कहते हैं कि आप जो ये संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हो कि जो स्वप्नगत पदार्थ होते हैं वह काल्पनिक होते हैं और जागतिक पदार्थ होते हैं वो वास्तविक होते हैं, यह ठीक नहीं है। क्योंकि वस्तुतः यह होता है कि स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं में अर्थाकार विज्ञान का ही अनुभव हो रहा होता है, कोई बाह्य अर्थ नहीं होता है। और दोनों में जो भेद होता है वह केवल भेद यह होता है कि जो स्वप्न होता है वह व्यक्तिगत क्लिष्ट मनोविज्ञान का अर्थाकार होता है, और जो जागतिक पदार्थ होता है वह समष्टिगत आलय विज्ञान का आकार होता है, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने स्पष्ट किया कि आप जो ये कह रहे हो, वस्तुवादी यदि यह कहना चाहें कि स्वप्नगत पदार्थ क्या है, यह काल्पनिक है और जागतिक पदार्थ वास्तविक है, तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि वस्तुतः दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, विज्ञान के आकार, दोनों ही क्या है, विज्ञान के आकार है। यानी दोनों ही एक प्रकार से क्या है, काल्पनिक है। दोनों की सत्ता क्या है, प्रातीतिक है, नितांत असत है। प्रातीतिक नहीं कहेंगे क्योंकि प्रातीतिक एक प्रकार से न सत असत हो जाता है, बल्कि ये नितांत असत कह रहे हैं, काल्पनिक कह रहे हैं। काल्पनिक शब्द ही प्रयोग करिए, प्रातीतिक शब्द मत प्रयोग करिएगा यहाँ विज्ञानवादियों के लिए। अगर कोई पूछ दे कि जागतिक पदार्थ क्या है तो कभी मत कहिएगा कि प्रातीतिक है। विज्ञानवादियों के लिए प्रातीतिक नहीं है, नितांत असत है, काल्पनिक है, यही दो पदों का प्रयोग करिएगा। अभी स्लिप ऑफ टंग से मेरे भी मुंह से निकला, लेकिन मत प्रयोग करिएगा, ये प्रातीतिक नहीं कह रहे होते, शून्यवादी कह रहे होते हैं, विज्ञानवादी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीजों की अवधारणा को समझिए। तो ये कह रहे होते हैं कि वस्तुतः आप जो ये कहना चाह रहे हो कि जो बाह्य अर्थ है वह वास्तविक होते हैं, स्वप्नगत पदार्थ जो है काल्पनिक होते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि दोनों ही क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, नितांत सत होते हैं। क्योंकि वस्तुतः दोनों ही क्या है, विज्ञान के आकार मात्र हैं। और कहते हैं दोनों में अंतर अगर देखें तो थोड़ा मात्रात्मक अंतर ही दिखाई देगा, गुणात्मक दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों विज्ञान के आकार हैं। एक जिसको वो कहते हैं क्लिष्ट मनोविज्ञान के आकार, और एक को कहते हैं आलय विज्ञान के आकार। तो जब हम लोग विज्ञान परिणाम पढ़ेंगे, और आलय विज्ञान को हमने इसीलिए आरंभ में थोड़ा सा स्पष्ट किया था
कि उन्होंने एक दो प्रकार के आलय विज्ञान के संदर्भ में भेद प्रस्तुत किए, एक समष्टिगत विज्ञान और दूसरा जो है खड्वित विषय विज्ञान या व्यक्तिगत मनोविज्ञान, और समष्टिगत विज्ञान और इन दोनों को मिलाकर बनता है आलय विज्ञान। तो इसी में जब हमने स्पष्ट किया था और अभी विज्ञान परिणाम में भी आएगा, तो ये जो क्लिष्ट मनोविज्ञान है या मनस, इसको मनस या क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं। तो खड्वित विषय विज्ञान है, आलय विज्ञान, खड्वित विषय विज्ञान, ये हो गया कितना, 7 हो गया। और खड्वित विषय विज्ञान में जो है मन भी आता है, 5 इंद्रिय और एक मन, ये हो गया ना। तो खड्वित विषय विज्ञान, आलय विज्ञान, ये 7 हो गया। और एक 8वां जो है जिसको हम लोग क्लिष्ट मनोविज्ञान या मनस कहते हैं, ये एक प्रकार से इंटरमीडिएट का काम करता है। अभी इसका स्पष्टीकरण डिटेल में किया जाएगा। तो कहते हैं कि ये जो स्वप्नगत पदार्थ हैं ये क्लिष्ट मनोविज्ञान के आकार होते हैं, और जो जागतिक पदार्थ होते हैं वह समष्टिगत विज्ञान या आलय विज्ञान के आकार होते हैं। तो इनमें केवल मात्रात्मक भेद है, और दोनों ही क्या है, काल्पनिक हैं, दोनों ही क्या है, नितांत असत है। इसलिए आप इस आधार पर भी इनकी सत्ता को सिद्ध करने की कोशिश न करें, या इस प्रकार के आक्षेप को उठाने की कोशिश न करें कि जो स्वप्नगत पदार्थ हैं वो काल्पनिक है और जागतिक पदार्थ वास्तविक हैं। यह भी ठीक नहीं है, बल्कि दोनों क्या है, विज्ञान के आकार मात्र है। तो एक प्रकार से इन्होंने इस प्रकार से इसको व्याख्यायित विवेचित करने की कोशिश किया। फिर उन्होंने प्रश्न उठाया, ये देखिए एक प्रश्न उठा और उसका प्रत्युत्तर दिया। फिर उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि यदि वस्तुवादी यह कह दें कि बिना अर्थों के, यानी अर्थ अगर नहीं हो, बिना अर्थ के भी हमें, जो हम जागृतावस्था में रहते हैं, विज्ञप्ति होती है, तो बाह्य अर्थों का अभाव स्पष्ट रूप से प्रतीत होना चाहिए। वो उठा रहे होते हैं कि यदि वस्तुवादी यह संदर्भ प्रस्तुत करें कि बिना अर्थों के, अगर हम बाह्य अर्थों को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, और बाह्य अर्थों को स्वीकार किए बिना ही हमें जागृतावस्था में, जिस अवस्था में हम इस समय हैं, जागृतावस्था में हमें विज्ञप्ति होती है, यानी विभिन्न प्रकार के विज्ञानों का बोध हो रहा होता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि हमें बाह्य अर्थों की तो स्पष्ट अभाव की अनुभूति तो होनी चाहिए, लेकिन हमें बाह्य अर्थों की अभाव की अनुभूति नहीं होती है। तो कैसे हम कहते हैं कि बिना अर्थ के ही जागृतावस्था में विज्ञप्ति होती है? तो यह एक प्रश्न उठाया जा सकता है वस्तुवादियों के द्वारा। तो इसका भी प्रति उत्तर देते हैं। कहते हैं, वसुबंधु का कहना है कि वस्तुवादियों का यह आक्षेप भी ठीक नहीं। वो कहते हैं कि जब हम स्वप्न में रहते हैं तो जो स्वप्न को देखने वाला दृष्टा होता है, उसे भी स्वप्न पदार्थ का अभाव प्रतीत नहीं होता है, जब तक कि वह स्वप्नावस्था को छोड़कर जागृतावस्था में नहीं आ जाता। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी अद्वैत दर्शन से मिलेगा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए, बाद में तो हम उससे कंपैरिजन करेंगे ही। तो वसुबंधु यहाँ जो ये वस्तुवादियों का आक्षेप है कि अगर बाह्य अर्थ के बिना ही हमें विज्ञप्ति हो रही होती जागृतावस्था में, तो बाह्य अर्थों के न होने की स्पष्ट अनुभूति हमें होनी चाहिए, अगर उनके बिना भी विज्ञप्ति हो रही है। तो इसी को काउंटर करते हुए वसुबंधु कहते हैं कि यह आक्षेप भी, वसुबंधुओं का यह प्रश्न उठाना भी ठीक नहीं है कि स्वप्न में भी जो स्वप्न दृष्टा होता है उसे स्वप्न के पदार्थों के अभाव की प्रतीति तब तक नहीं होती जब तक वह स्वप्नावस्था को छोड़कर जागृतावस्था में नहीं आ जाता। यानी उसे स्वप्न पदार्थों का अभाव तब तक ज्ञात नहीं होता जब तक कि वह जागृतावस्था में आ नहीं जाता। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि जब तक संसार में वासनाग्रस्त होकर हम निद्रा में समष्टिगत स्वप्न देख रहे होते हैं, तब तक हमें बाह्य अर्थ के अभाव की प्रतीति नहीं होगी, और यह तब होगी जब विशुद्ध ज्ञान का साक्षात कर हम विज्ञप्ति मात्रता को जान लें, निर्वाण की प्राप्ति कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये इसका स्पष्टीकरण कर रहे होते हैं। तो दो आक्षेप उठाए गए। एक आक्षेप तो ये उठाया गया कि हम स्पष्ट रूप से एक विभेद प्रस्तुत करने की कोशिश किया। वस्तुवादियों ने कहा कि जो स्वप्नगत पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, स्वप्नगत पदार्थ तो जो है काल्पनिक होते हैं, और जो
जागतिक पदार्थ होते हैं वो वास्तविक होते हैं। तो इसको काउंटर करते हुए वसुबंधु कहते हैं कि नहीं, वस्तुतः दोनों ही विज्ञान के आकार होते हैं और गुणात्मक दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं होता है, मात्रात्मक दृष्टि से ही भेद हो सकता है, क्योंकि जो स्वप्नगत पदार्थ होते हैं वह क्लिष्ट मनोविज्ञान के आकार होते हैं और जो जागतिक पदार्थ होते हैं वह समष्टिगत आले विज्ञान के आकार होते हैं। वस्तुतः दोनों विज्ञान के ही आकार होते हैं। फिर कहते हैं कि दूसरा अगर आक्षेप उठाया जाए विज्ञान वस्तुवादियों के द्वारा और ये कहा जाए कि यदि जागृतावस्था में जो हमें विज्ञप्ति हो रही होती है वह बिना अर्थों के ही हो रही होती है, तो फिर बाह्य अर्थों के अभाव की स्पष्ट प्रतीति हमें होनी चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, जब स्वप्न में भी कोई स्वप्न दृष्टा स्वप्न को देख रहा होता है तो जब तक वह स्वप्नावस्था में होता है उसे स्वप्नगत पदार्थों के अभाव की प्रतीति नहीं होती, उसे स्वप्नगत पदार्थों के अभाव की प्रतीति जागृता अवस्था में आने के उपरांत ही होती है। इसी प्रकार हम सभी वासना से ग्रस्त होकर जब तक निद्रा में समष्टिगत स्वप्न देख रहे हैं, यानी एक इसको हम लोग सब क्या कर रहे हैं, एक समष्टिगत स्वप्न देख रहे हैं। कभी कभी फील नहीं होता है कि सब सपने जैसा ही है, क्या चल रहा है, एक कोने में बैठ के कोई पढ़ा रहा है, हम लोग बैठ के किसी कोने में, सब सपना ही चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इसी को वो कह रहे होते हैं कि ये सब जो है एक प्रकार का समष्टिगत स्वप्न ही चल रहा होता है और हमें अभी तो हम सब बाह्य अर्थ अपनी जगह दिखाई ही देगा क्योंकि हम तो इसी स्वप्न को देख ही रहे हैं। तो ये तो तब टूटेगा जब हम जो है विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि हम पारमार्थिक स्तर पर जब पहुंचेंगे तब ये जो है निगेट होगा। इसीलिए उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है और बहुत सारी चीजें अवधारणाएं मिलती हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो एक तो यह महत्वपूर्ण बिंदु उभर के आया, ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु। फिर वो एक प्रश्न उठाते हैं वस्तुवादियों की तरफ से, वो कहते हैं कि पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु वो खुद प्रस्तुत करते हैं वसुबंधु और फिर उसके ऊपर एक आक्षेप को काउंटर करते हैं वस्तुवादियों के। उसको हम लोग देखने से पहले एक बिंदु और देख लें, इसके बाद लास्ट में इसको हम लोग देखते हैं। एक बिंदु वो उठाते हैं वस्तुवादियों के आक्षेप के रूप में कि यदि हम कहें कि पदार्थ, जिसको हम लोग कह रहे हैं बाह्य पदार्थ, वह नितांत असत है तो विज्ञान अर्थ का आकार कैसे ग्रहण करेगा, यह एक प्रश्न उठाते हैं। तो ये मान लीजिए कि तीसरा प्रश्न इन्होंने उठाया। पहला दो प्रश्नों को हमने स्पष्ट कर दिया, अब ये तीसरा प्रश्न उठाया उन्होंने कि यदि विज्ञानवाद यह प्रश्न या यह संदर्भ उठाएं और यह कहें, ठीक है, अगर विज्ञानवादी यह प्रश्न उठाएं, यह संदर्भ प्रस्तुत करें कि अगर हम जो है वस्तुवादी यह प्रश्न उठाएं और यह संदर्भ प्रस्तुत करें कि यदि बाह्य अर्थ नितांत असत हैं, काल्पनिक हैं, उनकी कोई सत्ता नहीं होती, तो यह जो विज्ञान है वह किसका आकार ले रहा होता है, आखिर आकार तो किसी का लेगा ही। तो कहते हैं कि अगर पदार्थ सर्वथा असत है तो विज्ञान जो है वो अर्थाकार, जिसको हम लोग कहते हैं, तो किसका आकार ले रहा होता है, किसका आकार ग्रहण करेगा, ठीक है। तो अर्थाकार होने के लिए वो कहते हैं किसी अर्थ का बाह्य अर्थ का होना अनिवार्य है। इसका उत्तर देते हुए वसुबंधु कहते हैं कि यह मानना ठीक नहीं है, जैसा कि वस्तुवादी कह रहे हैं कि अर्थाकार होने के लिए किसी बाह्य अर्थ का होना आवश्यक है। वो कहते हैं कि नहीं, किसी तात्विक पदार्थ की सत्ता को मानना आवश्यक नहीं है अर्थाकार होने के लिए। वो कहते हैं केवल विषयता का विज्ञान ही आवश्यक है और यह जो विषयता का विज्ञान, यानी किसी विषयता का विज्ञान ही आवश्यक है। जैसे हम कह रहे हैं कि घट, तो घट का जो ये घट की अवधारणा है उसकी विषयता का विज्ञान, जो घट का जो विज्ञान है उस विषयता का विज्ञान है, वही आवश्यक है अर्थाकार के लिए। और यह जो विषयता का विज्ञान है यह किससे जुड़ा हुआ है, विषय से जुड़ा हुआ है, न कि बाह्य अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि विषयता का विज्ञान ही आवश्यक है और यह विषयता का विज्ञान या विषयता की भावना विषय से जुड़ी हुई है और अनादि वासना के कारण, जो अनादि वासना चल रही होती है, इसके कारण ही यह जो विज्ञान है, आले विज्ञान के विभिन्न अभिज्ञान है,
यह विभिन्न प्रकार के अर्थाकारों में प्रतीत हो रहे होते हैं। इसलिए विषयता के विज्ञान की आवश्यकता होती है अर्थाकार के लिए, न कि बाह्य अर्थों। और अनादि वासना के कारण यह जो अनेक प्रकार की विषयता के विज्ञान है वह विभिन्न अर्थाकारों में प्रतीत हो रहे होते हैं। इसलिए हमें बाह्य अर्थों की सत्ता को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के साथ उन्होंने कहा कि जब रज्जु सर्प भ्रम हो रहा होता है तो यहाँ पर रज्जु सर्प भ्रम में वास्तविक सर्प पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। यानी रज्जु में जब हमें सर्प का भ्रम हो रहा होता है तो हमें सर्प तो दिखाई देता है, तो सर्प दिखाई देता है तो क्या सर्प दिखाई जो दे रहा है उसके लिए क्या सर्प पदार्थ की आवश्यकता है कि केवल हम उसको जो है उसके विज्ञान को देख रहे होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इसी प्रकार जो हम समष्टिगत भ्रम देख रहे हैं, जो सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं जगत के रूप में, तो उसके लिए भी जो है आले विज्ञान के आकार की आवश्यकता होती है, कोई बाह्य अर्थ की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए विषयता का विज्ञान ही अर्थाकार के लिए आवश्यक है और विषयता का विज्ञान या विषयता की भावना विषय से जुड़ी हुई है, न कि बाह्य अर्थों से। तो किसी बाह्य अर्थ की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी एक तर्क प्रस्तुत किया। हो सकता है समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही हो, लेकिन अवधारणा है, कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है। हम इसको जब चाहें तो बोल सकते हैं आप लोग को, और इसको हम कल दोबारा भी थोड़ा सा दोहरा के आगे बढ़ेंगे। और इसके उपरांत जो हम स्पष्ट करना चाह रहे थे कि एक महत्वपूर्ण और संदर्भ प्रस्तुत किया गया वसुबंधु के द्वारा, और जिसको आरंभिक रूप से ही प्रस्तुत कर लीजिए या अभी सुन लीजिए। इस पर भी वस्तुवादियों ने आक्षेप किया और फिर उसका भी निराकरण वसुबंधु ने किया। तो ये भी एक निराकरण जो कर रहे होते हैं आक्षेप उठा उठा के, उसमें भी इसको भी ले सकते हैं, जिसको हम लोग सुनते होंगे अक्सर सहोपलम्ब नियम, विज्ञानवादियों का सहोपलम्ब नियम। और इसी सहोपलम्ब नियम के आधार पे अर्थ के अभाव को वह सिद्ध करते हैं। तो जब हम बता रहे थे देश नियम, काल नियम, संतान नियम, प्रतिक्रिया, इन चार आधारों पर वस्तुवादी बाह्य अर्थों की सत्ता को स्वीकार करते हैं और इन चारों आधारों को विभिन्न प्रकार के तर्कों से खंडित करके बाह्य अर्थों की सत्ता को नितांत असत या काल्पनिक सिद्ध कर रहे होते हैं। यही बताया ना। तो वहीं पे आप इसको वहीं पे आप जो है इसको भी ले सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं सहोपलम्ब नियम को। यह तो चार प्रस्तुत कर रहे थे, साथ ही साथ एक सहोपलम्ब नियम के आधार पर भी यह बाह्य अर्थों के अभाव को सिद्ध कर रहे थे। और सहोपलम्ब नियम क्या है कि नीला रंग और नीले रंग का विज्ञान दोनों अभिन्न है। जो हम लोग देख रहे हैं वहां पर भी देख रहे थे मूर के समय में भी कैसे वो इन्हीं सारी चीजों को रंग वगैरह का दृष्टांत ले लेके कर रहे थे। ठीक है, कि चेतना हरी नीली पीली नहीं होती। अगर चेतना के विषय को चेतना की अंतर वस्तु कंटेंट स्वीकार कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि चेतना को हरा नीला पीला स्वीकार किया जाएगा, लेकिन चेतना हरी नीली पीली नहीं होती। अगर चेतना और चेतना के विषय को एक मान लिया जाए, जैसा कि प्रत्ययवादी मानकर चल रहे हैं, तो इसका अभिप्राय यह होगा कि दो चेतनाओं में भेद का आधार समाप्त हो जाएगा। ये सब याद है ना, उसी समय पढ़ा हुआ है। तो दिमाग में आप लोग इन सब चीजों की अवधारणा को बनाए रखिए। तो ये कहते हैं कि जो नीला रंग है और नीले रंग का जो विज्ञान है, यह दोनों अभिन्न है, क्योंकि दोनों की उपलब्धि हमें एक साथ हो रही होती है। तो स्पष्ट है, इसी से ये बात सिद्ध होती है कि जो बाह्य अर्थ होते हैं वह नहीं होते हैं, केवल विज्ञानों की ही सत्ता है। क्योंकि नीला रंग और नीले रंग का विज्ञान दोनों एक दूसरे से क्या है, इनसेपरेबल है, और दोनों की उपलब्धि हमें साथ हो रही होती है। अगर दोनों भिन्न भिन्न होते, नहीं दोनों भिन्न भिन्न होते तो हमें दोनों की उपलब्धि साथ नहीं होती। और इसी को सहोपलम्ब नियम कहते हैं। इसके आधार पर इन्होंने बाह्य अर्थों के अभाव को सिद्ध करने का प्रयास किया। ठीक है, अब हम लोग इसके भी तर्क पर जो वस्तुवादी आक्षेप करते हैं और उसका जो प्रत्युत्तर है इसको देख लें तो ये पूरा पूर्ण हो जाएगा। ये जो विज्ञप्ति मात्रा सिद्धि का प्रकरण है, तो इस पर वस्तुवादी क्या आक्षेप करते हैं? वस्तुवादी आक्षेप करते हैं कि वस्तुतः यह जो आप बता रहे हैं कि नीला रंग और नीले रंग का विज्ञान दोनों अभिन्न है, क्योंकि दोनों की उपलब्धि साथ में होती है, यह ज्ञान मीमांसीय नियम है।
और इसे हम तत्व मीमांसा के क्षेत्र पर लागू नहीं कर सकते। अर्थात ये ठीक है कि नीला रंग और नीले रंग का विज्ञान दोनों एक साथ ज्ञात होता है, किंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि दोनों एक ही है। यानी ज्ञान मीमांसीय विवेचना के आधार पर तत्व मीमांसीय निष्कर्षों को निकालना ठीक नहीं है। ठीक है। अब ये जो वस्तुवादी आक्षेप करते हैं कि ज्ञान मीमांसीय अवधारणा के आधार पर हम तत्व मीमांसीय निष्कर्ष निकाल रहे हैं, और यह बात ठीक है कि नीला रंग और नीले रंग की विज्ञान की उपलब्धि दोनों एक साथ हो रही होती है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि दोनों एक है। इसके प्रत्युत्तर में वह विज्ञानवादी भ्रम का विश्लेषण करते हैं, जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ इल्यूजन में पढ़ेंगे, ख्यातिवाद में पढ़ेंगे। तो उसी भ्रम के विश्लेषण के द्वारा वह इसको प्रत्युत्तरित करने की कोशिश करते हैं, और वसुबंधु कहते हैं कि जो विज्ञान है वह अपने अंतर्गत सर्पाकार के विषय के रूप में अपने आप को ही, यानी जो विज्ञान है वह अपने अंतर्गत सर्प के आकार को ही विषय के रूप में क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। और इसी कारण क्या होता है, सर्प विषय के रूप में हमें प्रतीत होता है और दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। और जब भ्रम का निवारण हो जाता है तो सर्प पदार्थ और सर्पाकार जो विज्ञान है उनकी निवृत्ति एक साथ हो जाती है। तो एक प्रकार से देखिए, फिर भ्रम का अवलंबन लेकर वह इसको व्याख्यायित कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि आप जो ये कह रहे हैं कि दोनों की उपलब्धि एक साथ होती है लेकिन दोनों एक नहीं है, लेकिन भ्रम में ही आप देखिए कि किस प्रकार हो रहा होता है कि विज्ञान ही क्या कर रहा होता है, स्वयं को सर्प के आकार के विषय के रूप में प्रक्षिप्त करता है, और इससे जो है सर्व विषय के रूप में हमें प्रतीत होता है, और दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। इस प्रकार से विज्ञान का प्रक्षेपण और फिर सर्व विषय की उपलब्धि, यह दोनों हमें क्या होता है, एक साथ हो रहा होता है। और यही तो कहा जा रहा है कि दोनों की उपलब्धि एक साथ होती है, और फिर दोनों की जब सर्व हमें भ्रम समाप्त हो जाता है, हमारा इल्यूजन निकल जाता है, तो दोनों की निवृत्ति भी एक साथ हो जाती है, दोनों हट जाते हैं। तो यहाँ तो स्पष्ट है कि बिल्कुल दोनों की उपलब्धि भी साथ हो रही है और फिर दोनों की निवृत्ति भी साथ हो जा रही है। तो दोनों में कहाँ बाह्य अर्थ की कोई सत्ता है? तो जब यहाँ कोई बाह्य अर्थ की सत्ता नहीं हो रही है तो स्पष्ट है कि वहां भी कोई बाह्य अर्थ की सत्ता नहीं है। तो एक प्रकार से स्पष्ट है कि जिस प्रकार से भ्रम या स्वप्न होता है, ठीक उसी प्रकार से ये जगत को एक समष्टिगत स्वप्न या समष्टिगत भ्रम के रूप में देख रहे होते हैं, और उसी आधार पर इस जगत को वह नितांत असत या काल्पनिक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कौन? विज्ञानवादी। और एकमात्र सत्ता के रूप में विज्ञान की सत्ता को सिद्ध करके मूल विज्ञानवादी निरपेक्ष विज्ञानवाद की स्थापना का प्रयास करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लिष्टता आप लोग को लगी होगी। कल एक बार पुनः इसको हम दोहराते हुए आप लोग के सामने विज्ञान परिणामवाद में यह जो आलय विज्ञान है, क्लिष्ट मनोविज्ञान और खंडित विषय विज्ञान, ये जो तीन अवधारणाएं परिकल्पित, परतंत्र और परिनिष्पन्न की आती हैं। तो परिकल्पित तो आप लोग देख ही लिए कि ये जगत परिकल्पित है, और परतंत्र और परिनिष्पन्न, परिनिष्पन्न इनका परम तत्व है, यानी एकमात्र विज्ञान, तो उसी को परिनिष्पन्न कहें। और जो परिकल्पित है इसको हम लोग जो परिनिष्पन्न है, परिकल्पित परतंत्र और परतंत्र है जो है, उसको भी हम लोग थोड़ा व्याख्यायित करेंगे कि परतंत्र किन चीजों को कह रहे होते हैं। तो परिकल्पित और परिनिष्पन्न की अवधारणा तो हम लोग समझा, और परिनिष्पन्न में हम लोग निर्वाण की अवधारणा को व्याख्यायित विस्तृत कर लेंगे। तो हम लोग जैसा कहे कि इस, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए निपुण, कि इसको हम लोग करने